नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। FIPIC शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सतत विकास, विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष में सहयोग का किया वादा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकसित है FIPIC। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में हुआ भारी विस्फोट। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। और स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागशीर शुरू हुआ समुद्री ट्रायल। 2024 की शुरुआत तक सेना में शामिल होने की उम्मीद। प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित है INS वागशीर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को अगर आप PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। वहां उन्होंने FIPIC के सदस्य देशों के विकास लक्ष्यों में सहायता की भारतीय प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही सतत विकास, विज्ञान व तकनीकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग के क्षेत्र में भारत की ओर से समर्थन देने का वादा भी किया। FIPIC का पूरा नाम फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन है। इसे प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ सहयोग के लिए 2014 में विकसित किया गया है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकसित किया गया है। इसमें 14 प्रशांत द्वीपीय देशों की भागीदारी है। ये देश हैं कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउरू या नौरू, नियू, सओआ, सोमोलन आइलैंड्स, पलाऊ, पापा न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और बानुआतू। FIPIC फोरम में नीली अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके, आपदा की तैयारी, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ NDC यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को लागू करने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा फोरम से ज्ञान और अनुभव के लेन देन की सुविधा और सभी भाग लेने वाले देशों के फायदे के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी और सहयोग की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग की पिछली 2 बैठकें नवंबर 2014 में फिजी में और अगस्त 2015 में जयपुर में हुई थी। उधर इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद है। यह आल्पस पर्वत के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज्यादा है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहरों में भी शामिल है। आपको बता दें, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक दरार या छिद्र होता है। इससे पृथ्वी के नीचे मौजूद लावा, गैस और राख सहित एक गर्म तरल पदार्थ बाहर निकलता है। यह गर्म तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर में पिघला हुआ चट्टान होता है। यह जमीन पर आने के बाद लावा कहलाता है। ज्वालामुखी कई अलग अलग भूगर्भीय कारणों से होता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर का संबंध प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से होता है। जमीन पर होने वाले ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी घटना वहां होती है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। इसमें मेंटल में हल्की प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है और यहां मैग्मा का निर्माण होता है। फिर ये मैग्मा ज्वालामुखी की घटना के जरिए अलग अलग जगहों पर बाहर निकलता है। इस तरह प्लेट बाउंड्री से सबस्ट्रक्शन जोन में द्वीपों की लंबी श्रृंखला बनती है जहां अक्सर विस्फोटों की घटनाएं होती हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय, मृत और सुसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर ही विस्फोट की संभावना बनी रहती है, जबकि मृत ज्वालामुखी में विस्फोट की संभावनाएं बेहद कम होती हैं। वहीं सुसुप्त ज्वालामुखी में एक लंबे गैप के बाद विस्फोट की संभावनाएं बनी रहती हैं। बैरन और नारकोंडम भारत के 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। इनमें से बैरन ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 6वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर के आई है। 7 जून से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको मात्र 18,999 रुपये में हासिल हो सकेगा।
कोर्स के संबंध में अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल क्लासिक थिरुक्कुरल को टोक पिसिन भाषा में लॉन्च किया है। इसका मकसद भारतीय विचार और संस्कृति को दक्षिण पश्चिम प्रशांत देशों के लोगों तक पहुंचाना है। टोक पिसिन पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक भाषा है। इसका टोक पिसिन भाषा में अनुवाद सुभा सुसींद्रन और वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रांत के गवर्नर सुसींद्रन मुथुवेल द्वारा साझा रूप से किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री अपनी मातृभाषा गुजराती में थिरुक्कुरल का अनुवाद जारी कर चुके हैं। थिरुक्कुरल नैतिकता, राजनीतिक, प्रेम और आर्थिक मामलों पर दोहों का संग्रह है। इसे कवि तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है। इसे संगम ग्रंथ का हिस्सा माना जाता है। इसमें 10 कविताएं व 133 खंड शामिल हैं। इसमें हर एक को 3 किताबों में बांटा गया है। एक अराम है जो सद्गुण या नैतिकता से संबंधित है। दूसरा पोरुल है, यह सरकार और समाज से संबंधित है। तीसरा कामम है, यह प्रेम से संबंधित खंड है। तिरुक्कुरल की तुलना दुनिया के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों से की गई है। वहीं इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर को वल्लुवर भी कहा जाता है। ये एक तमिल कवि संत थे। धार्मिक पहचान के चलते इनके कालक्रम के संबंध में विवाद है। आमतौर पर इन्हें 3री, 4थी या 8वीं, 9वीं सदी का माना जाता है। कई लोग इन्हें जैन धर्म से भी संबंधित मानते हैं। हालांकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित हैं। द्रविड़ समूहों ने इन्हें एक संत माना है क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। भारतीय नौसेना ने कलवरी क्लास की स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागशीर का समुद्री ट्रायल शुरू किया है। इस ट्रायल में पनडुब्बी की सभी महत्वपूर्ण प्रणालियां जैसे प्रणोदन प्रणाली, हथियार और सेंसर आदि की जांच की जाएगी। जांच में सफल रहने के बाद इसे अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में सेना में शामिल होने की उम्मीद है। INS वागशीर भारतीय नौसेना की 6ठी और अंतिम कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित किया गया है। INS वागशीर में आधुनिक तकनीकी वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इन तकनीकों में एडवांस एकॉस्टिक तकनीकी, लो रेडिएटेड लेवल, हाइड्रोडायनेमिक रूप से अनुकूलित आकार और सटीक निर्देशित हथियारों से लैस प्रणाली शामिल है। इसके अलावा इसमें स्टील्थ तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीकी की खासियत है कि इससे पनडुब्बी दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आ पाएगी। यह खासियत इसे दूसरे सामान्य पारंपरिक पनडुब्बियों से अलग करता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की सभी 6 पनडुब्बियों को विकसित किया गया है। ये 6 पनडुब्बियां हैं INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS वागशीर या वागशीर। इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है। इसके लिए अक्टूबर 2005 में $3.75 बिलियन के सौदे पर दस्तखत किए गए थे। इस सौदे में फ्रांस के नौसेना समूह द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए इन पनडुब्बियों के निर्माण की बात कही गई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना के लिए डीजल विद्युत से चलने वाली स्वदेशी पनडुब्बियों को बनाया गया है। इसके तहत बन रही पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और एंटी शिप वॉरफेयर शामिल हैं। साथ ही इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह विरोधी युद्ध और जमीनी हमले भी ताकत हैं। इसकी वजह से ये बेहद ताकतवर और रणनीतिक रूप से अहम है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। प्रोजेक्ट 75 का संबंध लिखित में से किससे है? रक्षा परियोजना, अंतरिक्ष परियोजना, कोविड टीका निर्माण परियोजना या फिर शरणार्थी समस्या से निपटान संबंधी परियोजना। अगला प्रश्न है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन FIPIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे आसियान देशों के साथ सहयोग के लिए 2014 में विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकसित किया गया है। तीसरा कथन, इसमें आसियान देशों सहित प्रशांत द्वीपीय देशों को भी शामिल किया गया है। और चौथा, पापुआ न्यू गिनी में इसके 3रे शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पारंपरिक पशु खेल और संबंधित राज्य। बैलगाड़ी दौड़ केरल, कंबाला कर्नाटका, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, सभी तीनों युग्म या फिर कोई युग्म नहीं।
इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। बैलगाड़ी दौड़ का संबंध केरल से नहीं है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमतौर पर भूकंप का संबंध भूभौतिकी घटनाओं से होता है, जबकि सुनामी का संबंध जलवायविक घटनाओं से होता है। दुनिया में सबसे बड़ी और अधिक भूकंप की घटना परिप्रशांत भूकंप की पेटी में देखने को मिलती है। परिप्रशांत भूकंप की पेटी में पृथ्वी का आने वाले भूकंपों के करीब 81% मामले दर्ज किए जाते हैं। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 2। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। आमतौर पर भूकंप और सुनामी दोनों का संबंध भूभौतिकी घटनाओं से होता है। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।